बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस पढ़ लेते ना जैसे हमने, तो इसमें क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट है ना, ये विद है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं, स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, तो बी इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको नाम करते हैं बल्क मॉडुलस। यंग्स में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, यहाँ पर ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला जब तुम बना रहे हो तो कंसीडर बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी। ओके, ये दिखा रहे हैं नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जिससे कि प्रेशर पी प्रोड्यूस हुआ। कभी कभी हम इसको डेल्टा पी भी लिखते हैं, बताऊंगा आगे। और विच रिजल्ट्स फाइनल वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी, दिख रहा देखो, चारों तरफ से फोर्स लगाया आपने, प्रेशर बना और वॉल्यूम वी था, वी से वी माइनस डेल्टा वी रह गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया एफ अपॉन ए, जिसको हम पी या डेल्टा पी लिख सकेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन हुआ माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस आया क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, तो बी नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस ये रहा, ये लिखा, ये सॉल्व होके आ गया। और अगर आप पी की जगह डेल्टा पी लिखते तो याद था। अब व्हाट इज पी और डेल्टा पी? इट इज द प्रेशर ड्यू टू द विच चेंज वॉल्यूम टेक्स प्लेस, ये ना वो प्रेशर है जिससे वॉल्यूम में चेंज होगा। जैसे अब आप नोटिस करो, आपने का एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया, और ऐसा करने से इसका वॉल्यूम 1% रिड्यूस हो गया। तो ये जो तुमने प्रेशर लगाया, शुरू में तो कोई प्रेशर था ही नहीं उस पर, तुमने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाने से इसके वॉल्यूम 1% रिड्यूस हुआ। तो 1% जो रिड्यूस हुआ 10 से हुआ ना, तो ऑब्वियसली से पी लिखेंगे आप लोग। आप कहेंगे सर इतना प्रेशर लगाया, इतना वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहूँ कि उस पर पहले प्रेशर लग रहा था 10, अब 16 हो गया, यानी मैंने प्रेशर को 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बढ़ाया, ऐसा करने से वॉल्यूम 1% रिड्यूस हुआ। तो वॉल्यूम में जो 1% रिड्यूस हुआ, तो क्या वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हुआ? नो। क्या वो 16 से हुआ? नहीं नहीं, वो तो 10 से 16 किया आपने, कितना बढ़ाया? 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस यहाँ पर जो प्रेशर होगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन इसे पी ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा पी लिखूंगा, क्योंकि इनिशियल प्रेशर अलग है, फाइनल अलग है, ये इंक्रीज इन प्रेशर है। तो ना पी और डेल्टा पी से कोई मतलब नहीं है, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल प्रेशर कोई था नहीं, तो जितना भी प्रेशर आप लगाओगे ऑब्वियसली उसी से वॉल्यूम चेंज आएगा, तो आप उसे पी लिखोगे। और अगर इनिशियल प्रेशर कोई है, फिर फाइनल है, अब ये जो प्रेशर का डिफरेंस होगा इसको क्या लिखोगे आप? डेल्टा पी तो लिखोगे। तो इसलिए ना जो ये पी या डेल्टा पी, ये सोचने की बात है। माइनस साइन क्या बताता कि वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। एक टर्म आता कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ऑब्वियस है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा कंप्रेस हो रही है तो उसका बल्क मॉडुलस यानी इलास्टिसिटी कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी कम होगी। के इज इक्वल टू 1/b, ये बी का फार्मूला कर उल्टा कर दिया, ये यूनिट आ गया। अब जैसे इसने बोला देयर आर 2 लिक्विड्स ए एंड बी ऑफ सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, बोथ आर कंप्रेस्ड बाय द सेम प्रेशर, इट इज़ फाउंड दैट ए इज़ कंप्रेस्ड मोर देन बी विच इज़ मोर इलास्टिक। ठीक है, बी का फार्मूला ये है, अगर मैं ए के लिए निकालूँ बल्क मॉडुलस, ये आ जाएगा डेल्टा V1, बी के लिए निकालूँ बल्क मॉडुलस, ये आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया डेल्टा V1 ज़्यादा है, तो देखो तो सही, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये कम हो गया, नहीं हो गया? तो B1 कम हो गया B2 से, या उल्टा कह दो B2 ज़्यादा है B1 से। और B2 ज़्यादा होने का मतलब जो ज़्यादा बल्क मॉडुलस है वो ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। विच इज़ मोर इलास्टिक इन गैस और लिक्विड? ऑब्वियस है गैस, सॉरी लिक्विड, क्योंकि गैस ज़्यादा कंप्रेस होगी, और जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है उसका बल्क मॉडुलस कम है, रेसिप्रोकल है। और बल्क मॉडुलस कम होने का मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम है, समझे ना? अब जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर ही, ऑन अप्लाइंग अ प्रेशर ऑफ दिस वन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड रिड्यूसेस बाय दिस वन। बल्क मॉडुलस हमें निकालना है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, ये साफ साफ लिखा वॉल्यूम इतना रिड्यूस हुआ इतने प्रेशर से, इनिशियल वॉल्यूम में गिवन है, सब गिवन है क्वेश्चन में। आपने केवल वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना, केवल और केवल वैल्यू रखकर सॉल्व करना। ये प्रेशर गिवन है, देखो इसे डेल्टा पी कैसे लिख दोगे आप सोचो, क्योंकि पहला प्रेशर था नहीं, बी इतना है, डेल्टा पी माइनस में लेना, फॉर्म में रख के वैल्यू निकाल दी मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, कैलकुलेशन है फिर तो। अब इसमें कह रहा है मैंने स्फेरिकल बॉल इज कंप्रेस बाय प्रेशर ऑफ 100 मीटर ऑफ वाटर। अब प्रेशर को 100 मीटर में लिख रहा है, इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस बाय 0.2%, फाइंड द बल्क मॉडुलस। इसमें सीखने की, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है 1×10⁻³ जी की वैल्यू है। इसमें सीखने की बात है, जो प्रेशर है ना 100 मीटर ऑफ वाटर है, बेसिकली है क्या ये प्रेशर को मीटर में तो होता नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी कंटेनर में आप वाटर लेंगे, है ना, कितनी लेवल तक? 100 मीटर तक, तो वो वाटर जो बॉटम पर प्रेशर डालेगा उतना प्रेशर है यहाँ, यानी 100 मीटर के हाइट के प्रेशर के बराबर प्रेशर है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, इस प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। एच ये लिखेंगे, डेंसिटी लिखेंगे, जी लिखेंगे, ये आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा वी माइनस में दिया हुआ 0.2% ऑफ वी, सॉल्व कर लिया, बी के बारे में वैल्यू प्लेस कर। अब इसको भी मैं डेल्टा पी नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं इनिशियल क्या है। वो कह रहा है 100 मीटर वाटर प्रेशर से ये हो जा रहा है, तो ये तो प्रेशर ही हुआ ना। अब यहाँ पर देखो इसी क्वेश्चन को, मेटल स्फीयर इज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अ लेक टू इट्स बॉटम, कितने डेप्थ पर, 200 मीटर पर। बल्क मॉडुलस मेटेरियल का दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन स्फीयर निकालो वॉल्यूम में। तो आप देखो ना, ये सरफेस है, ये बॉटम है, 200 मीटर है, तो सरफेस पर प्रेशर रहा होगा कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब बॉटम पे गए तो एटमॉस्फेरिक में वाटर का प्रेशर जुड़ गया होगा, यानी PATM प्लस एच रो जी। तो अब इसे डेल्टा पी लिखना पड़ेगा आपको, P2 माइनस P1, और सॉल्व होकर वो एच रो जी आ जाए। बट इनिशियल प्रेशर है, फाइनल है, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, और ये आ गई वैल्यू। बी दिया हुआ डेल्टा वी निकालना, तो बी का फॉर्म लगाया, यहाँ डेल्टा पी लिखा, देखो मैंने डेल्टा पी निकाला किसके टर्म्स में, बी के टर्म्स में, फिर परसेंट निकाल दिया। तो इसलिए ना क्वेश्चन में बात ये नहीं कि पी है या डेल्टा पी है, इसको हमें नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, ये देखना चाहिए वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से आ रहा है ना। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हालांकि ये सिलेबस में नहीं रह गया, शेयरिंग मॉडुलस। इसमें कहेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब ये फिगर बनाई, देखो मैंने, एक सरफेस है ये, और इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है वो मूवेबल है और नीचे वाली फिक्स है। ठीक है ना, ऊपर वाली कह रहा हूँ मैं, सॉरी, इस वाली सरफेस को मानो मूवेबल है। अब मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, मेरे फोर्स लगाने से जो ए बी है ना सरफेस, वो तो आगे चल के यहाँ पर आ गई, और EF वाली यहाँ आ गई। ये कितना शिफ्ट हो, स्मॉल एल। तो लिख रहा हूँ क्वेश्चन में मैं कि टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ABF ऑफ एरिया ए, ड्यू टू विच इट मूव्स इन न्यून पोजिशन A1 V1 E1 F1 विद रिस्पेक्ट टू फिक्स सरफेस CDGF। नीचे वाली सरफेस फिक्स है ना, तो शेयरिंग स्ट्रेस हो गया F अपॉन ए, स्ट्रेन हो गया स्मॉल एल, रख के वैल्यू निकाल दी। अब इसको सोचोगे तो ये फार्मूला सेम वाई वाला फार्मूला लग रहा होगा, बट इसको वाई नहीं कह सकते हम, क्योंकि वाई वाले में ये इंक्रीज इन लेंथ था, जबकि यहाँ लेंथ नहीं बढ़ी इसकी, ये सरफेस कितना डिस्टेंस मूव करके हुआ है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, उस टर्म में जैसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है, कि जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पर रिमूव करते हैं इलास्टिक बॉडी से, इट टेक सम टाइम टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, आने में थोड़ा सा टाइम लगाती है वापस। द डिले इन द रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ये जो डिले है इसी को कहा आपने। अब ये जितना कम होगा बॉडी उतनी जल्दी वापस आ जाएगी, यानी हमारे हिसाब से ये कम होना चाहिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अगर ये ज़्यादा है तो बॉडी को वापस आने में उतनी ही देर लगेगी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज लेते हैं फॉर सस्पेंशन वायर एक्सप्लेन। गैल्वेनोमीटर क्या है बेसिकली, गैल्वेनोमीटर याद करो, जो अमीटर वोल्टमीटर आप यूज़ करते हैं ना, वही गैल्वेनोमीटर है। उसके अंदर एक कॉयल होती है, उसको हमने सस्पेंड किया होता है एक वायर से। ठीक है ना, उस कॉयल पर जब हम करंट पास करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है, तो उसका जो तार है उसमें ट्विस्ट आ जाता है, वो वापस लाने की कोशिश करता है। तो दो कपल लगते हैं, डिफ्लेक्टिंग और रीस्टोरिंग। और कॉयल क्या होती है, डिफ्लेक्शन से आगे जाएगी, रिस्टोरिंग से वापस आएगी, ऐसे ही घूमती रहेगी। अब जितनी देर तक ये घूमेगी यानी वाइब्रेट करेगी, उतनी देर डिफ्लेक्शन हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो डिफ्लेक्शन जल्दी तभी पढ़ेंगे जब ये कॉयल जल्दी रुकेगी। ऐसा कब होगा, जब वो जो तार ऊपर है उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होगा, यानी वो जल्दी से अपनी पोजीशन को रिगेन करता होगा। तो ये लिख रहे हैं कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इट इज एक्टेड अपॉन बाय द टॉर्क विच डिफ्लेक्ट्स इट। At the same time, another torque acts on it due to twisting and suspension wire, which tries to bring the coil in its original position. Hence, coil vibrates under these two torques. Now, quartz or phosphor जो branch है has small elastic after effect due to which coil comes in equilibrium position in short time. Hence, it reduces the delay in taking the reading. क्योंकि जब तक वाइब्रेशन होंगे तब तक आप रीडिंग ले पाओगे, क्योंकि उसकी जो निडल है ना वो ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी। तो ये तो तब होगी ना जब एक जगह स्टेबल होगी निडल। तो स्टेबल होने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी देर आपको रीडिंग लेने में लगेगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, कोशिश ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम हो और वो जल्दी से अपनी पोजीशन में आए, और जितना जल्दी रुकेगा रीडिंग उतनी जल्दी ले लेंगे।